नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जी जे ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज आपको कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय 5 का वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत का 8वां भाग बताया जाएगा। इससे पहले इसके 7 भागों के बारे में बता दिया गया है। आज हम इसके 8वें भाग के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके 8वें भाग में हमको क्या पढ़ना है, किस टॉपिक के बारे में हमको अध्ययन करना है। तो जो इसका टॉपिक है वह है जीन में उत्परिवर्तन द्वारा उत्पन्न रोग। जीन में उत्परिवर्तन द्वारा उत्पन्न रोग। परिवर्तन द्वारा उत्पन्न रोग। ठीक है, आज हमको इसी के बारे में अध्ययन करना है कि किस तरीके से जीनों के माध्यम से रोग उत्पन्न होते हैं। जीनों के माध्यम से किस तरीके से रोग उत्पन्न होते हैं, इसके बारे में हमको देखना है। तो इसको देखने के लिए हम किसको देखेंगे कि किस तरीके से जीन कहाँ पाए जाते हैं। आपको बताया गया है कि जीन जो होता है वह क्रोमोसोम पर ही पाए जाते हैं, और डीएनए जो होता है, डीएनए का निर्माण न्यूक्लिक अम्लों के द्वारा होता है। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। अब वो जो डीएनए होता है, डीएनए में जीन जो होता है वह सूचनाओं को संचित करके रखने का कार्य करता है। जैसा कि आपको बताया गया पहले दूसरे भाग में कि मेंडल जी ने आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस तरीके से देखा। तो वह जो सूचनाएं थी वह डीएनए के माध्यम से देखा गया, लेकिन निहित कहाँ थी, किसमें पाई जा रही थी। जीन जो है उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य कर रहा था। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से जीनों के माध्यम से रोग उत्पन्न होते हैं, उन्हीं के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसको देखने के लिए हम देखते हैं कि गुणसूत्रों की संख्या कुल कितनी होती है, 46 होती है। 46 गुणसूत्रों में से 44 जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं, या हम इसको कह सकते हैं कायिक गुणसूत्र या दैहिक गुणसूत्र। 44 को 2 भागों में बांटा गया और 46 को एक भाग बना 44 गुणसूत्र का और एक भाग बना 2 गुणसूत्र का। जो 44 गुणसूत्र होते हैं वे कहे जाते हैं दैहिक गुणसूत्र, दैहिक गुणसूत्र, और इसे कहते हैं लिंग गुणसूत्र। ठीक है, गुणसूत्रों को 2 श्रेणी में बांटा गया। दैहिक गुणसूत्र इसे ऑटोसोम कहा जाता है और इसे एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से दैहिक गुणसूत्रों के माध्यम से, यानी दैहिक गुणसूत्र या कायिक गुणसूत्र हम कह सकते हैं इसे, दैहिक गुणसूत्र या कायिक गुणसूत्र के माध्यम से किस तरीके से जीनों में रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, तो पहले हम इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे। तो पहली हेडिंग हम बनाएंगे कायिक गुणसूत्र के जीन में उत्परिवर्तन द्वारा उत्पन्न रोग। कायिक गुणसूत्र के जीन में उत्परिवर्तन द्वारा उत्पन्न रोग। ठीक है, कायिक गुणसूत्र के जीन में उत्परिवर्तन द्वारा उत्पन्न रोगों के बारे में हम जानेंगे। तो किस तरीके से कायिक गुणसूत्रों में रोग उत्पन्न होता है, इसे एग्जाम्पल के तौर पर हम इसमें देख सकते हैं। इसमें 2 तरीके से होता है, एक होता है अप्रभावी रूप से और दूसरा होता है प्रभावी रूप से। यानी एक क्या होते हैं, अप्रभावी रूप से वंशगत होते हैं, यानी ऐसे रोग जो क्या होते हैं अप्रभावी रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं।
वंशागत, ठीक है। और दूसरे कैसे होते हैं? प्रभावी रूप से, एक अप्रभावी रूप से और दूसरा अप्रभावी रूप से। क्या होते हैं? वंशागत होते हैं। या इसका एग्जांपल हुआ उदाहरण के तौर पर, ठीक है। उदाहरण के तौर पर इसको दो भागों में बांटा गया, एक प्रभावी रूप से वंशागत रोग और दूसरा एक अप्रभावी रूप से वंशागत तथा दूसरा प्रभावी रूप से वंशागत रोग। अब हम देखेंगे किसके बारे में? पहले अप्रभावी रूप से वंशागत रोग के बारे में। अप्रभावी रूप से वंशागत रोग कौन कौन से होते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे रंजकहीनता, इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं रंजकहीनता, एल्कोप्टोन्यूरिया, रंजकहीनता, एल्कोप्टोन्यूरिया और फिनाइलेरेनिन, ठीक है। रंजकहीनता, एल्कोप्टोन्यूरिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया फिनाइलकीटोन्यूरिया और एक होता है जिसे कहते हैं हसियाकार रुधिर, या हम इसे कह सकते हैं हसियाकार रुधिराण रक्ताल्पता। हसियाकार रुधिराण रक्ताल्पता, ठीक है। हसियाकार रुधिराण रक्ताल्पता किसके अंतर्गत देखेंगे? अप्रभावी रूप से वंशागत रोग के बारे में। किसको? रंजकहीनता, एल्कोप्टोन्यूरिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया और हसियाकार रुधिराण रक्ताल्पता के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं इसके पहले भाग पर। पहला भाग हम क्या दिया गया है? रंजकहीनता, दूसरा है एल्कोप्टोन्यूरिया, तीसरा दिया गया फिनाइलकीटोन्यूरिया, उसके बाद अगला जो दिया गया है हसियाकार रुधिराण या रक्ताल्पता जिसे कहा जाता है। सबसे पहले दिया गया है रंजकहीनता। तो हम पहले रोग के बारे में पढ़ेंगे, जिसे कहते हैं रंजकहीनता, ठीक है। रंजकहीनता रोग के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, जिसे एल्बिनिज्म भी कहते हैं, ठीक है। रंजकहीनता या एल्बिनिज्म, ठीक है। अब हम इसके बारे में सबसे पहले क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। अब रंजकहीनता या एल्बिनिज्म है क्या चीज? सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं, और ये जानना भी जरूरी है कि क्या है रंजकहीनता या एल्बिनिज्म। तो रंजकहीनता या एल्बिनिज्म तो होता है हमारे शरीर के त्वचा का रंग, बालों का रंग और आंख की पुतलियों का रंग निर्धारित करने के लिए यह एक रंगा पदार्थ क्या करता है? यह एक रंगा पदार्थ वर्णक का निर्माण करता है, जिसे मेलानिन कहते हैं। क्या कहेंगे? किसका निर्माण होता है? मेलानिन का, ठीक है। और यह मेलानिन जो होता है, इसका कार्य क्या है? मेलानिन का यह त्वचा का रंग, बालों का रंग और आंख की पुतलियां जो होती हैं, इनके रंग का निर्माण करती हैं। इनके रंग का क्या करती हैं? निर्धारण करने का कार्य करती हैं। और कैसे करती हैं? इसमें एक रंगा पदार्थ पाया जाता है जो क्या करता है? मेलानिन के द्वारा त्वचा का रंग, बालों का रंग और आंख की पुतलियों के रंग को क्या करता है? निर्धारित करता है, ठीक है। मेलानिन के द्वारा होता है। लेकिन जो रंजकहीनता रोगी होते हैं, रंजकहीनता रोगियों में मेलानिन का निर्माण नहीं होता। यानी जो रंजकहीनता रोगी होते हैं उनमें मेलानिन नहीं बनता है। ध्यान देंगे, रंजकहीनता रोगी जो पाए जाते हैं उनमें मेलानिन का निर्माण नहीं होता है। और इसमें आपको बताया गया, जब इनमें क्या होगा? मेलानिन नहीं बनेगा, और मेलानिन न बनने के कारण त्वचा इनकी कैसी हो जाती है? सफेद हो जाती है, बाल सफेद हो जाते हैं, और आंख की पुतलियां भी जो होती हैं वो सफेद तो नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि उसमें रेड ब्लड कॉर्पसेल्स पाए जाते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं जो नलिकाएं होती हैं वो पाई जाती हैं, जिसके कारण वह सफेद न होकर के गुलाबी कलर की
हो जाती हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम आपको बताते हैं कि अब इसके कारक क्या है। ठीक है, किसके द्वारा मेलानिन का निर्माण होता है। तो आगे इसमें मेलानिन को बनाने के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है और वह एंजाइम क्या है, टायरोसिनेज। ठीक है, इसके निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एक एंजाइम की आवश्यकता है जिसे क्या कहते हैं, टायरोसिनेज। टायरोसिनेज नामक एंजाइम की आवश्यकता होती है। और इस टायरोसिनेज एंजाइम का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, अब टायरोसिनेज एंजाइम जो होता है किसका निर्माण करता है, मेलानिन का निर्माण करता है। और मेलानिन के निर्माण की क्रिया के द्वारा ही किसी भी मनुष्य या किसी भी जंतु कह सकते हैं, जैसे यह जो रंजकहीनता देखा जाता है, जैसे इसमें देख सकते हैं व्हाइट टाइगर में, व्हाइट पिकॉक में, इन सब में भी यह देखा जाता है, जिस कारण सब सफेद हो जाते हैं। ठीक है, चाहे जिसमें देखा जाए रंजकहीनता, यानी जब जिनमें मेलानिन नहीं पाया जाएगा वे सब क्या होंगे, रंजकहीनता के शिकार होंगे, रोगी होंगे। ठीक है, तो टायरोसिनेज जो एंजाइम होता है वो मेलानिन का निर्माण करता है। मेलानिन जो होता है रंग पदार्थ बनाता है और वह रंग पदार्थ ही क्या करता है, निर्धारित करता है कि व्यक्ति के शरीर का रंग, त्वचा का रंग, बालों का रंग, आंखों का रंग किस तरीके से हो। और जिसमें मेलानिन का निर्माण अधिक होता है वे थोड़ा गोरे होते हैं और जिनमें मेलानिन का निर्माण कम होता है वे सांवले या काले होते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कि टायरोसिनेज एंजाइम किस तरीके से बनता है, टायरोसिनेज एंजाइम का निर्माण किस तरीके से होता है। तो टायरोसिनेज एंजाइम है, इसका निर्माण प्रबल जीन की उपस्थिति में होता है। किसके द्वारा होता है, इसका निर्माण हम लिख सकते हैं प्रबल जीन की उपस्थिति में। प्रबल जीन की उपस्थिति में होता है किसका निर्माण, टायरोसिनेज एंजाइम। ठीक है, क्या है, एंजाइम है। ठीक है, इस एंजाइम का निर्माण प्रबल जीन की उपस्थिति में होता है। अब वे प्रबल जीन जैसे प्रबल जीन कौन हो गए, जैसे कैपिटल ए। ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल ए। अब ये दोनों क्या करते हैं, प्रबलता को प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, प्रबल जीन की उपस्थिति में इसका निर्माण, टायरोसिनेज एंजाइम का निर्माण होता है। जब प्रबल जीन होंगे तभी यह होगा। एक चीज हमने आपको बताया इससे पहले, अप्रभावी और प्रभावी, यानी जब अप्रभावी रूप से इनकी वंशगति होगी तब ये क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। लेकिन जब प्रभावी होते हैं तो रोग उत्पन्न नहीं करते हैं। ध्यान देंगे जी, जब अप्रभावी, इसका जो अप्रभावी लक्षण होगा वही रोग उत्पन्न करने का कार्य करता है। ठीक है, तो एक प्रभावी जीन की उपस्थिति, प्रभावी जीन की उपस्थिति आपको दिखाई है, कैपिटल ए स्मॉल ए। तो क्या होंगे, प्रबल होंगे और प्रबल होने के नाते क्या होगा, यही किसका निर्माण करेंगे, टायरोसिनेज एंजाइम का। और टायरोसिनेज एंजाइम मेलानिन का निर्माण करता है। ठीक है, और यही मेलानिन रंग का निर्धारण करने का कार्य करती है। ठीक है, लेकिन यदि इसका अप्रभावी रूप आ जाए, क्या होगा, अगर इसका क्या हो जाए, अप्रभावी रूप, कौन सा, स्मॉल ए। ठीक है, अगर आ जाए तब क्या होगा, तब इस एंजाइम का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, यानी जब क्या हो जाए, स्मॉल ए आ जाएंगे तो इस एंजाइम का निर्माण नहीं होगा। जब यह एंजाइम नहीं बनेगा, मेलानिन नहीं बनेगा और व्यक्ति क्या हो जाएगा, रंजकहीनता का शिकार हो जाएगा, यानी वह व्यक्ति रंजकहीनता रोग से ग्रसित हो जाएगा। ठीक है, अगर अब हम देखते हैं, अगर इस रोग की वंशागति देखी जाए, ठीक है, अगर इस रोग की क्या देखी जाए, वंशागति देखी जाए, तो किस तरीके से, अगर कैपिटल ए होगा तो व्यक्ति क्या होगा, उसमें टायरोसिन का निर्माण होगा, टायरोसिनेज एंजाइम बनेगा। और जब टायरोसिनेज एंजाइम बनेगा तो मेलानिन बनेगा। ठीक है, मेलानिन का निर्माण होगा। और जब मेलानिन बनेगा तो त्वचा का रंग क्या होगा, समान होगा, त्वचा सामान्य होगी। ठीक है, लेकिन दूसरा जब बनेगा कैपिटल ए स्मॉल ए तो भी इसका निर्माण होगा, मेलानिन भी बनेगा क्योंकि ये प्रबलता को प्रदर्शित करने का कार्य करता है। ठीक है, और त्वचा क्या होगी, सामान्य होगी। ठीक है, त्वचा सामान्य होगी। ठीक है, अब अगर क्या हो जाए, दोनों स्मॉल ए
स्मॉल ए बन रहा है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर टायरोसिनेज एंजाइम का निर्माण नहीं होगा, मेलानिन नहीं बनेगा और ये क्या हो जाएंगे, इनकी त्वचा सफेद हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, त्वचा सफेद हो जाएगी। और जब त्वचा सफेद हो जाएगी तो क्या करेगा, रंजकहीनता को प्रदर्शित करने का कार्य करते। इसकी क्या हुई, वंशागति हुई। इस तरीके से अगर पूछा जाए वंशागति, अगर पूछी जाए कि एक ऐसा पुरुष जो रंजकहीनता रोग से क्या है, ग्रसित है, एक ऐसा पुरुष जो क्या है, रंजकहीनता रोग से ग्रसित हो और उसका विवाह एक ऐसी स्त्री से हो जाए जो विषम युग्मनजी, रंजकहीनता के लिए विषम युग्मनजी रंजकहीनता को प्रदर्शित करती हो, तो उनमें बनने वाली संतानों की वंशागति क्या होगी। ठीक बात समझ में। जैसे कहा कि एक ऐसा पुरुष जो रंजकहीनता रोग से क्या हो, ग्रसित हो, उसका विवाह एक ऐसी स्त्री से करे जो विषम युग्मनजी हो। विषम युग्मनजी मतलब एक कैपिटल ए दूसरा स्मॉल ए। ठीक है, ये दोनों क्या है, समयुग्मनजी। जिसके युग्मक समान होते हैं वो समयुग्मनजी हैं, जिसका युग्मक असमान होता है वे विषम युग्मनजी होते हैं। यानी ऐसा पुरुष दिखा दे रहे हैं कागज का, आपको इतना समझ में आया। अब जैसे इसमें बताया गया ऐसा पुरुष जो क्या हो, ऐसा पुरुष जो रंजकहीनता का शिकार हो, उसमें क्या पाया जाएगा, स्मॉल ए। और ऐसी स्त्री जो क्या हो, किसको प्रदर्शित करती हो, विषम युग्मनजी रंजकहीनता को प्रदर्शित करती है। विषम युग्मनजी रंजकहीनता मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, युग्मक का निर्माण होगा इसमें। ठीक है, इसमें पूछा गया ना संतान की वंशागति कैसी होगी, तो युग्मक बनेगा स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। अब इन दोनों की वंशागति किस तरीके से होगी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर स्मॉल ए स्मॉल ए। ठीक है, इससे क्या प्रदर्शित होता है, यानी जो 50% होते हैं वे क्या कहलाते हैं, सामान्य तो होंगे। ठीक है, कैसे होंगे, त्वचा इनकी सामान्य होगी लेकिन वाहक होंगे किसके, रोग के। किस रोग के, रंजकहीनता रोग के वाहक होंगे, ले तो जा रहे हैं। और 50% कैसे होंगे, टोटल 50% कैसे होंगे, इस रोग से ग्रसित होंगे और 50% क्या होंगे, इस रोग के वाहक होंगे। यानी इसको कह सकते हैं हम, ये रंजकहीनता को 50% रंजकहीनता को प्रदर्शित नहीं करते हैं और 50% रंजकहीनता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। इस तरीके से क्या हुआ, रंजकहीनता रोग के बारे में आपको बताया गया। अब हम आपको अगले रोग के बारे में बताते हैं। जो अगला रोग दिया गया है, क्या बताया गया इसमें, एल्केप्टोन्यूरिया। ठीक है, इसके बारे में बताते हैं। अब हम इसके अगले रोग के बारे में बताते हैं जो क्या कहलाता है, एल्केप्टोन्यूरिया। एल्केप्टोन्यूरिया। ठीक है, एल्केप्टोन्यूरिया के बारे में हम चर्चा करते हैं। क्या है एल्केप्टोन्यूरिया, जैसा अब एल्केप्टोन्यूरिया के द्वारा किस तरीके से रोग होता है, यानी इस प्रकार के रोग में हमारे शरीर की कोशिकाओं में क्या हो जाता है, शरीर की कोशिकाओं में 2 प्रकार के एमिनो अम्ल बनते हैं। एल्केप्टोन्यूरिया रोग, जिसमें एल्केप्टोन्यूरिया में क्या होता है, एक व्यक्ति में 2 प्रकार के कोशिकाओं में 2 प्रकार के एमिनो अम्ल बनते हैं, फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन। ठीक है, फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन बनता है। ठीक है, फिनाइल एलेनिन
और टायरोसिन। ठीक है, टायरोसिन बनता है। इसके उपपचय जो फिनाइलएलनिन और टायरोसिन बनता है, तो इसके उपपचय के एक चरण में, ठीक है, इसके उपपचय के एक चरण में होमोजेनेटेसिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, इसके उपपचय की क्रिया के द्वारा किसका निर्माण होता है? होमोजेनेटेसिक अम्ल का निर्माण होता है। अब जब होमोजेनेटेसिक अम्ल बनेगा उसका भी उपपचय होगा। ठीक है, क्या बनेगा इसमें? होमोजेनेटेसिक अम्ल का निर्माण होता है। अब इसके द्वारा किसका निर्माण हुआ? होमोजेनेटेसिक अम्ल का निर्माण हुआ। अब इस होमोजेनेटेसिक उपपचय की क्रिया के द्वारा, कहा गया ना, एक चरण में उपपचय की क्रिया के द्वारा होमोजेनेटेसिक अम्ल बना। अब होमोजेनेटेसिक के उपपचय की क्रिया के द्वारा किसका निर्माण हो रहा है? एक एंजाइम बन रहा है। क्या बनेगा? एंजाइम बनेगा। किसका निर्माण होगा? एंजाइम का। ठीक है, एक एंजाइम बनता है। अब यह एंजाइम यानी होमोजेनेटेसिस के उपपचय की क्रिया के द्वारा किसका निर्माण होता है? एक एंजाइम का निर्माण होता है। अब इस एंजाइम का संश्लेषण प्रबल जीन के साथ होगा। यह जो एंजाइम होगा इसका संश्लेषण किसके साथ होता है? प्रबल जीन के साथ होता है। प्रबल जीन मान लेते हैं कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, प्रबल जीन कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी हुआ। अभी क्या होता है? प्रबल जीन, अगर इसमें प्रबल जीन का निर्माण होता है यानी प्रबल जीन के साथ अगर इसका संश्लेषण होता है तो क्या होगा? होमोजेनेटेसिक अम्ल बनेगा। होमोजेनेटेसिक अम्ल बनेगा तो फिनाइलएलनिन बनेगा। फिनाइलएलनिन बनेगा तो एल्केप्टोन्यूरिया रोग से ग्रसित व्यक्ति नहीं होगा। लेकिन जब क्या होगा, यहाँ पर कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी ना होकर के स्मॉल बी हो जाए, यानी आपको बताया गया प्रभावी रूप से वंशगत, अगर अप्रभावी रूप से वंशगत होंगे तो क्या होगा? व्यक्ति यानी इसका निर्माण नहीं होगा। जब इसका निर्माण नहीं होगा तो व्यक्ति क्या होगा? इस रोग से ग्रसित होगा। अब समझ में? तो यानी कुल मिलाकर के यानी जब क्या होता है? इस एंजाइम का निर्माण नहीं होता है, यानी किसी व्यक्ति में जब इस एंजाइम का निर्माण नहीं हो, किस एंजाइम का? ठीक है, यानी इस एंजाइम का अगर निर्माण नहीं होगा तो होमोजेनेटेसिक अम्ल नहीं बनेगा। तो अगर इस एंजाइम का निर्माण नहीं होता है तो व्यक्ति होमोजेनेटेसिक अम्ल का, इस अम्ल का क्या होगा? विखंडन नहीं होगा, क्योंकि इसके विखंडन के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। ठीक है, और जब एंजाइम नहीं मिलेगा तो इसका निर्माण नहीं होगा। और इसका एंजाइम तभी जो है बनेगा जब यहाँ पर क्या होंगे? प्रबल जीन होंगे। ठीक है, जैसे प्रबल जीन में आपको होता है कैपिटल बी स्मॉल बी हो, और अगर अप्रबल जीन स्मॉल बी हो तो होमोजेनेटेसिक अम्ल का विखंडन नहीं हो पाता है। यह रुधिर में एकत्रित हो जाते हैं। कौन? होमोजेनेटेसिक अम्ल। जब इनका विखंडन नहीं होगा तो रुधिर में क्या हो जाएंगे? एकत्रित होने लगते हैं। और जब एकत्रित होने लगेंगे तो रुधिर के माध्यम से ये कहां पहुंच जाते हैं? जोड़ों में पहुंच जाते हैं। और जोड़ों में इसके जमाव के कारण, जोड़ों में इसके जमाव से गठिया रोग उत्पन्न हो जाता है। और जब होमोजेनेटेसिक अम्ल की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, यानी ज्यादा मात्रा में यह बढ़ जाते हैं, तब ये मूत्र के साथ विसर्जित होते हैं, यानी मूत्र के साथ होमोजेनेटेसिक अम्ल विसर्जित होने लगते हैं। और मूत्र जब हवा के संपर्क में आता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। मूत्र जब हवा के संपर्क में आएगा तो इसका रंग काला हो जाता है। यह इस रोग का मुख्य लक्षण है। ठीक है, जिस व्यक्ति में एल्केप्टोन्यूरिया होता है उस व्यक्ति का मूत्र क्या हो जाता है? काला हो जाता है हवा के संपर्क में आने पर। तो इस तरीके से क्या हुआ? अब इसका जो वंशगत संरचना होगी, जो वंशगत बनेगा उसी तरीके से पीछे जो आपको बताया गया रंजकहीनता में उसी के समान बनेगी। ठीक है, इसको देख लीजिएगा और बाकी आपको बता दिया गया इस तरीके से। अब हम आपको बताते हैं अगले रोग के बारे में, फिनाइलकीटोन्यूरिया के बारे में। ठीक है, अगला जो रोग दिया गया वो क्या है? फिनाइल, तीसरा फिनाइल
कीटोन्यूरिया। ठीक है, अगला जो रोग दिया गया है वह है फिनाइलकीटोन्यूरिया। अब फिनाइलकीटोन्यूरिया में क्या होता है हम देखते हैं। यानी फिनाइलकीटोन्यूरिया में शरीर में फिनाइल एलेनिन नामक अमीनो अम्ल को टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल में बदलने वाला एंजाइम अनुपस्थित होता है। क्या होता है, फिनाइलकीटोन्यूरिया नामक रोग में, फिनाइलकीटोन्यूरिया में क्या पाया जाता है, शरीर में फिनाइल एलेनिन नामक अमीनो अम्ल होते हैं। फिनाइल एलेनिन नामक क्या होता है, अमीनो अम्ल। ठीक है, फिनाइल एलेनिन नामक अमीनो अम्ल। ठीक है, अमीनो अम्ल होता है और यह जो अमीनो अम्ल होता है फिनाइल एलेनिन नामक अमीनो अम्ल को टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल में बदलने वाला, किसमें, टायरोसिन अमीनो अम्ल में बदलने वाला एंजाइम अनुपस्थित होता है। ठीक है, यानी फिनाइलकीटोन्यूरिया में क्या होता है, फिनाइल एलेनिन नामक अमीनो अम्ल होते हैं और यह फिनाइल एलेनिन नामक अमीनो अम्ल को टायरोसिन अमीनो अम्ल में बदलने के लिए एंजाइम क्या होता है इसमें अनुपस्थित। जनरली तो एंजाइम पाया जाता है, लेकिन टायरोसिन अमीनो अम्ल में बदलने के लिए जो फिनाइल एलेनिन होता है इसको एक एंजाइम होता है जो टायरोसिन अमीनो अम्ल में बदलता है, वही इसमें क्या होता है, अनुपस्थित होता है। बात समझ में आई। इसकी अनुपस्थिति के कारण ही कौन सा रोग उत्पन्न होता है, फिनाइलकीटोन्यूरिया। ठीक है, अब ये उपस्थित कैसे होगा, जनरली तो यह उपस्थित रहता है, लेकिन जब यह क्या हो जाए, अनुपस्थित हो जाए, तब यह देखा जाएगा उपस्थित कैसे होता है, प्रबल जीन के कारण। ठीक है, जब जीन क्या होगा, इसमें प्रबल जीन होंगे तब यह उपस्थित होगा और अप्रबल जीन होने से यह क्या होगा, उपस्थित नहीं होगा। तो इन दोनों, जैसे यहाँ पर बताया गया कि प्रबल जीन जब होंगे, प्रबल जीन जैसे लिख सकते हैं कैपिटल डी स्मॉल डी। ठीक है, ये प्रबल जीन है, इन दोनों दशाओं में यह एंजाइम बनेगा। जब प्रबल जीन होंगे तो एंजाइम बनेगा और एंजाइम बनेगा तो फिनाइल इसका टायरोसिन का निर्माण, टायरोसिन अमीनो अम्ल बनेंगे और जब टायरोसिन अमीनो अम्ल बनेगा यह कार्य करेगा और क्या होगा, व्यक्ति इस रोग से ग्रसित नहीं होगा। और जब क्या होगा, स्मॉल डी पाए जाएंगे, तब क्या होगा, स्मॉल डी पाए जाने से क्या हो जाता है, इसको बदलने वाला एंजाइम नहीं होता। जब इसको बदलेगा नहीं एंजाइम, अपघटित नहीं होगा। जब अपघटित नहीं होगा तो व्यक्ति इस रोग से क्या होगा, ग्रसित होगा। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं जब इसका अप्रबल जीन उपस्थित होता है। ठीक है, जब इसका अप्रबल जीन उपस्थित होता है तो यह एंजाइम नहीं बनता है। ठीक है, साफ शब्दों में हम कह सकते हैं जब अप्रबल जीन उपस्थित होता है तो इसका एंजाइम नहीं बनता है। तो फिनाइल एलेनिन, ठीक है, फिनाइल एलेनिन जो होता है टायरोसिन में परिवर्तित नहीं हो पाता, तो यह फिनाइल एलेनिन क्या करता है, कोशिकाओं में जमा हो जाता है और ऊतकों में भी जमा हो जाता है। कोशिकाओं में जमा हो जाता है और ऊतकों में भी जमा हो जाता है और विशेषकर तंत्रिका ऊतक में यह जमा हो जाता है। ठीक है, विशेष करके यह तंत्रिका ऊतक में भी जब इसका जमाव होने लगता है, जिसके जमाव से बच्चों में अल्पबुद्धिता हो जाती है। यानी बच्चों में अल्पबुद्धिता हो जाती है, यानी तंत्रिका ऊतक में जब इसका जमाव हो जाता है बच्चों में अल्पबुद्धिता देखी जाती है। यानी वो बच्चा मानसिक रूप से क्या हो जाएगा, अल्प विकसित हो जाएगा, यानी अल्प बुद्धि हो जाएगी उसकी, यानी दिमाग उसका कम काम करने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा किस तरह से फिनाइलकीटोन्यूरिया का निर्माण न हो पाने के कारण क्या होता है, फिनाइलकीटोन्यूरिया नामक रोग जब एंजाइम न बनने के कारण
यह रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, आपको बताया गया। तो इस तरीके से तीनों रोग आपको बताए गए, रंध्रहीनता, एल्कोपिनिरिया और फिनाइल्केटोनुरिया। ठीक है, तो इसका सबसे ज्यादा लक्षण पूछा जाता है, क्या लक्षण प्रदर्शित होता है, और आपको बताया गया किस किस एंजाइम का निर्माण होता है, कैसे कैसे होता है और रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आगे अगला हम आपको बताते हैं किसके बारे में, हसीयकार रुधिराण रक्ताल्पता के बारे में। ठीक है, तो अब देखेंगे हम किसके बारे में, हसीयकार रुधिराण रक्ताल्पता के बारे में। ठीक है, तो अगला जो रोग होगा हसीयकार रुधिराण रक्ताल्पता। हसीयकार रुधिराण रक्ताल्पता। ठीक है, हसीयकार रुधिराण रक्ताल्पता ऐसे दात्र कोशिका अरक्षता भी कहते हैं। दात्र कोशिका अरक्षता। ठीक है, या इसे हम कह सकते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया भी कहते हैं। ठीक है, सिकल का मतलब होता है हसीयकार। ठीक है, यानी हसीयकार रुधिराण रक्ताल्पता या दात्र कोशिका अरक्षता। जैसे जो आरबीसी पाई जाती है, रेड ब्लड कार्पल्स, उसकी जो संरचना होती है वो इस तरीके से होती है। किस तरीके से होती है, यह इसका आकार जो होता है सामान्य तरीके से गोल होता है, लेकिन ये बाइकॉन्केव डिस्क लाइक होते हैं, यानी किनारे किनारे उभरे हुए और बीच में दबा हुआ होता है, बाइकॉन्केव डिस्क लाइक होता है। लेकिन यह परिवर्तित होकर के किसके आकार का हो जाए, हंसिया के आकार का हो जाए। ठीक है, इसी को हसीयकार रुधिराण रक्ताल्पता या दात्र कोशिका अरक्षता या सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है, यानी इसमें परिवर्तित हो जाना ही सिकल सेल एनीमिया कहलाता है। होता कैसे है ये, ठीक है, आरबीसी जब हसीयकार हो जाता है किस आकार का होता है, बाइकॉन्केव डिस्क लाइक होता है, और जब हसीयकार हो जाता है सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। लेकिन यह होता कैसे क्यों है, क्योंकि जो आरबीसी पाए जाते हैं, आरबीसी के अणु में हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन के अणु जो होते हैं उनमें ऑक्सीजन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन के जो अणु पाए जाते हैं उनमें क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, और जब इनमें ऑक्सीजन पाई जाती है, हीमोग्लोबिन के जो अणु होते हैं उसमें ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन की कमी से हीमोग्लोबिन की संरचना क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है, और जिससे आरबीसी की संरचना में क्या हो जाता है, परिवर्तन होकर के यह क्या होता है, हसीयकार संरचना बना देती है। और यह होता कैसे है, आइए इसको हम देखते हैं, इसका कारण क्या है। ठीक है, किस कारण यह होता है। ठीक है, तो अब इसका कारण हम देखेंगे, यानी कह सकते हैं नॉर्मल हीमोग्लोबिन की संरचना को बनाने के लिए उसमें जीन का जो सीक्वेंस है उसका होना आवश्यक होता है, यानी जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन की संरचना को बनाने के लिए उसमें जीन का सीक्वेंस होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब वह नॉर्मल हीमोग्लोबिन जीन सीक्वेंस लिख सकते हैं यहाँ पर, नॉर्मल HbA। ठीक है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जीन। ठीक है, जीन का सीक्वेंस जो होता है मान लेते हैं इस तरीके से GAG, ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन। तो जैसा कि आपको बताया गया कि आणविक जीव विज्ञान का सेंट्रल डोग्मा है, उसमें आपको बताया गया सबसे पहले किसका निर्माण होता है, डीएनए से एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, और ये प्रोटीन क्या करता है, लाल रंध्र कणिकाओं का निर्माण करता है। ठीक है, प्रोटीन ही लाल रंध्र कणिकाओं का निर्माण करता है। अब
डीएनए से आरएनए, उसमें इसकी जो श्रृंखला होती है न्यूक्लियोटाइड चेन जो पाई जाती है उसमें इस तरीके से क्या होते हैं, सीक्वेंस में लगे रहते हैं GAG। तो यह इसकी संरचना GAG किसके साथ जुड़ी रहती है, इस तरीके से हम देखेंगे। G होता है जो, यानी ग्वानिन साइटोसिन के साथ, एडेनिन थायमिन के साथ और ग्वानिन साइटोसिन के साथ इस तरह जुड़ा होता है। अब इसमें कौन कार्य करता है, mRNA। mRNA के द्वारा यह क्या होता है, ग्वानिन साइटोसिन ग्वानिन के साथ, थायमिन किसके साथ, एडेनिन के साथ और साइटोसिन ग्वानिन के साथ इसी सीक्वेंस में जुड़े होते हैं। अब इनके द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा किसका निर्माण होता है, हीमोग्लोबिन बीटा श्रृंखला का, जिसे हम कह सकते हैं अमीनो एसिड्स, जो चेन अमीनो एसिड की जो श्रृंखला होती है उसका निर्माण होता है। इसके छठे स्थान पर ग्लूटामिक एसिड बनता है, ठीक है। अब इसके द्वारा क्या होगा, अमीनो एसिड यानी हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला का निर्माण होता है। उसकी बीटा श्रृंखला पे छठे स्थान पर ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, और यहाँ भी ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। इस तरीके से इसकी संरचना बनती चली जाती है, ठीक है। इस तरीके से इसकी संरचना क्या होगी, बनती जाएगी। इस तरह संरचना इसकी जो बीटा चेन होगी उसका निर्धारण होता चला जाएगा, और जो लास्ट वाला सबसे पहला बनेगा इधर से, और एक तीसरा स्थान पे, छठवें स्थान पे जो सबसे पहले स्थान पे बनेगा उसमें वैलिन, सबसे पहले स्थान पर वैलिन पाया जाता है, ठीक है। अब हम उसको देखते हैं, जैसे 7 6 5 4 चौथे स्थान पर हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला जो आता है तीसरा स्थान, तीसरे स्थान पर भी इसी का निर्माण होता है, अमीनो एसिड्स की जो श्रृंखला होती है बनती है, ठीक है। और ये तीसरा होगा और ये दूसरा होगा, ठीक है। दूसरे स्थान पर भी इस तरीके से अमीनो एसिड्स का निर्माण होगा, और सबसे पहले स्थान पर किसका निर्माण होने होता है, आपको वैलिन का निर्माण होता है, ठीक है। वैलिन का निर्माण, पहले स्थान पर वैलिन बनता है और छठे स्थान पर ग्लूटामिक एसिड का निर्माण होता है। यही इसका सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में होना चाहिए, ठीक है। एक नॉर्मल HB, ठीक है, एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन में इसी प्रकार का सीक्वेंस होना चाहिए। लेकिन क्या हो जाता है, जब इसके सीक्वेंस में, ठीक है, यानी स्किल सेल एनीमिया में क्या हो जाएगा, यह स्किल सेल एनीमिया रोग में इसका सीक्वेंस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। तो वो सीक्वेंस चेंज कैसे होता है इसको हम देख लेते हैं, जिसके बदलने से क्या होता है, यह रोग उत्पन्न होता है। यहाँ पर देखेंगे नॉर्मल HB, उसके बाद दूसरा इसमें सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया को किसके द्वारा, HBS से प्रदर्शित करते हैं, HBS जीन, ठीक है। अब इस जीन के माध्यम से क्या होगा, इसके सीक्वेंस में परिवर्तन हो जाता है, चेंजेस आ जाएगा ना, किसी प्रकार का चेंज, जैसे कोई दूसरे स्थान पर चला जाए, उसके स्थान पर कोई दूसरा आ जाए, ठीक है, कोई भी परिवर्तन, ठीक है। जैसे अभी आगे हम आपको बताते हैं कि इसमें जब सुन लेते हैं हम इस चीज को, जब इसके सीक्वेंस में क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाएंगे, यानी जब एक नाइट्रोजन क्षार में परिवर्तन आ जाए, ठीक है। नाइट्रोजन क्षार मतलब ये क्या है, नाइट्रोजन क्षार है। जब एक नाइट्रोजन क्षार में परिवर्तन आ जाए तो इसे क्या कहते हैं, बिंदु उत्परिवर्तन कहा जाता है। जब एक नाइट्रोजन क्षार में परिवर्तन आ जाए तब उसे क्या कहते हैं, बिंदु उत्परिवर्तन कहा जाता है। अब उत्परिवर्तन क्या है, जब जीन के क्रम में, ठीक है, ये क्या है, जीन है, जीन का क्रम है, ठीक है। जब जीन के क्रम में परिवर्तन हो जाए तब उसे क्या कहते हैं, म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। यानी फिर सुन लेते हैं, जब जीन के क्रम में परिवर्तन हो जाए, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहते हैं। लेकिन क्या हो जाए, जब एक नाइट्रोजनी क्षार में परिवर्तन हो जाए, एक नाइट्रोजनी क्षार में क्या हो जाए,
परिवर्तन हो जाए तब हम उसे बिंदु उत्परिवर्तन यानी पॉइंट म्यूटेशन कहा जाता है। और जो सिकल सेल एनीमिया है यह जो है पॉइंट म्यूटेशन का उदाहरण है। ठीक है, इतना स्पष्ट हुआ। अब हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से यह परिवर्तन होता है जब किसी में भी, ठीक है, जैसे क्या बना, ग्वानिन एडेनिन और ग्वानिन बना, तो यहाँ पर ग्वानिन एडेनिन ग्वानिन न बन करके क्या हो गया, ग्वानिन थायमिन और ग्वानिन हो जाता है, ग्वानिन थायमिन और ग्वानिन हो जाता है। तो अब ग्वानिन के स्थान पर साइटोसिन, ठीक है, थायमिन एडेनिन और ग्वानिन साइटोसिन, ठीक है। अब क्या होगा, एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए का निर्माण होगा। अब जब एमआरएनए बनता है क्या हो जाएगा, एडेनिन के स्थान पर यूरासिल का निर्माण हो जाता है, ग्वानिन यूरासिल और ग्वानिन जब बनेगा फिर किसका निर्माण होगा, एमिनो एसिड्स का निर्माण होगा जिसे हम हीमोग्लोबिन बीटा चेन कहते हैं। हीमोग्लोबिन बीटा चेन में इसका जो छठा पोजीशन होता है, छठे पोजीशन पर किसका निर्माण हो जाएगा, वेलिन का, ठीक है, वेलिन का निर्माण हो जाता है और वेलिन का निर्माण हो जाएगा और सातवें पोजीशन पर क्या बन जाएगा, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, और इस तरीके से इसकी पूरी श्रृंखला का निर्माण होता है, ठीक है। लेकिन जो इसकी पहला जो एमिनो एसिड होगा वह क्या बनेगा, वेलिन ही बनेगा, ठीक है। इसकी जो पहली चेन होगी वहां पर किसका निर्माण होगा, वेलिन का ही निर्माण होता है, ठीक है। 7 6 5 4 3 2, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, पहले पोजीशन पर वेलिन का ही निर्माण होता है। अब हम देखते हैं कि जब इसमें क्या हो जाता है, यही जो वेलिन होता है यह यहां पर चला जाता है, ठीक है, किस स्थान पर, इस स्थान पर। तो अब यहां पर जब वेलिन इस स्थान पर चला जाएगा तब क्या हो जाता है, यानी इस स्थान पर कब जाएगा, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यानी जब किसी व्यक्ति की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब पहला वेलिन जो होता है यहां पर चला जाता है, ठीक है, यहां पर जाकर के जुड़ जाता है, किस स्थान पर, छठवें स्थान पर। ये क्या हुआ, छठा पोजीशन छठे स्थान पर चला जाता है, जिसके कारण छठे स्थान पर चला जाएगा और जब छठे स्थान पर यह चला जाता है तो आरबीसी का आकार बदल करके हंसी आकार हो जाता है, ठीक है, आरबीसी का आकार बदल कर क्या हो जाता है, हंसी आकार हो जाता है। यही कारण है इसका सिकल सेल एनीमिया रोग का, ठीक है। इसके कारण सिकल सेल एनीमिया रोग क्या होता है, प्रदर्शित होता है, दिखाई देता है, ठीक है। तो अब इस रोग को उत्पन्न करने वाला जीन कौन सा है, ठीक है, जिसे इस रोग को उत्पन्न करने वाला जीन कैसा होगा, जैसे इसका जीन क्या है, HBS और इसका क्या है, HBA, ठीक है, इसका HBA, ठीक है, और इसका SBS और SBS, ठीक है। तो क्या बताया गया आपको, इस रोग को उत्पन्न करने वाला जीन कौन होगा, HBS होगा, HBS के माध्यम से यह रोग उत्पन्न होगा और किस रूप से होगा, यह क्या है, प्रभावी है और यह अप्रभावी है, ठीक है। अप्रभावी रूप से क्या होगा, वंशागत होगा। तो यह रोग तभी उत्पन्न होगा जब दोनों क्या होंगे, दोनों जीन HBS SBS होंगे, ठीक है, तभी यह रोग क्या होगा, वंशागत होगा, यानी वंशागत रूप से क्या होगा, प्रदर्शित होगा, अन्यथा यह रोग प्रदर्शित नहीं होगा, ठीक है। तो हम चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से यह रोग प्रदर्शित होता है। ठीक है, यह रोग किस तरीके से प्रदर्शित होगा, तो हम आपको चलिए इसके बारे में बताते हैं। वंशागत रोग, यह वंशागत किस तरीके से प्रदर्शित होता है, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि जैसे मादा समयुग्मनजीव सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, मादा अगर क्या होगी, समयुग्मनजीव
स्किल सेल होगी, स्किल सेल एनीमिया से क्या होगी, ग्रसित होगी और पिता सामान्य है, तो उसकी संतान जो होगी, उसकी संतान में किस प्रकार से यह रोग प्रदर्शित होगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि इसमें सामान्य कौन से होंगे, जैसे HbA की जब स्थिति होगी तो इससे उत्पन्न होने वाले जो संतानें होंगी वो कैसी होंगी, सामान्य होंगी, ठीक है। लेकिन जब HbS होगा तब क्या होंगी, ये सामान्य तो होंगे, ठीक है, सामान्य तो होंगे लेकिन क्या होंगे, वाहक होंगे ना, ठीक है। सामान्य तो है लेकिन कैसे हैं, वाहक हैं, लेकिन सामान्य है लेकिन क्या है, वाहक है। और इसमें से क्या होता है, दूसरी बात जो इसकी होती है, इसमें कुछ आरबीसी क्या होते हैं, स्किल सेल एनीमिया, कुछ आरबीसी क्या होता है, स्किल सेल एनीमिया होता है, लेकिन ये क्या होती है, घातक नहीं होती हैं, ठीक है। कुछ जो होते हैं सिकल सेल एनीमिया होता है, ठीक है, लेकिन क्या होते हैं, यानी इस प्रकार से जो HB यानी हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसमें कुछ गोलाकार और कुछ हंसियाकार होते हैं, लेकिन एक घातक नहीं होते। अब हमको अगला जो होगा इसका HbS और SbS, ये क्या होंगे, रोगी होंगे, जो क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अगर एक सामान्य पुरुष, ठीक है, एक सामान्य पुरुष का विवाह ऐसी स्त्री से, ऐसी विषम युग्मनजी स्त्री से किया जाए, ठीक है, ऐसी विषम युग्मनजी स्त्री से हो जिससे उत्पन्न होने वाले संतानों में क्या हो, संतानों की वंशगत बतानी है आपको। यानी कुल मिलाकर के एक सामान्य पुरुष का विवाह विषम जीनी स्त्री से किया जाए, ठीक है, तो उसकी जो संतान होगी उसकी वंशगत किस तरीके से होगी उसको हम देखते हैं, ठीक है। एक सामान्य HbA, ठीक है, और एक क्या हुआ, पुरुष हुआ, और HbS यह स्त्री हुई, ठीक है। अब कहा गया एक सामान्य पुरुष का विवाह एक विषमजीनी स्त्री के साथ किया जाए, और जब विषमजीनी स्त्री के साथ किया जाएगा तो उसमें बनने वाली संतान की जीनी वंशगति बताइए। तो इसमें क्या होगा, युग्मक जनन होगा, ठीक है, युग्मक बनेंगे। अब युग्मक बने क्या बनेंगे, HbA और HbS, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, यहां पर HbA बनेगा और यहां पर HbS बनेगा, और इस तरीके से यहां पर HbA बनेगा, और यहां पर HbS HbA और HbA और HbA बनेगा, ठीक है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि क्या हुआ, दो पूरी तरीके से सामान्य A और AK, दो क्या होंगे, पूरी तरीके से सामान्य होंगे, और दो क्या होंगे, वाहक होंगे। अगर कहा जाए तो क्या है, चारों कैसे होंगे, सामान्य होंगे, ठीक है, क्या होंगे, सामान्य होंगे, चारों क्या है, सामान्य है, लेकिन इसमें से दो जो है और इस रोग के क्या है, वाहक हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यह भी खत्म हुआ हंसिया का रोजनान रक्ताल्पता। हम उम्मीद करते हैं आपके समझ में आया होगा, ठीक है। हम इसलिए इन सारी चीजों को इतनी मेहनत से बनाते हैं ताकि आप सबको आसानी से समझ में आ जाए, और इसको आप लोग आगे भी भेजा करिए ताकि और लोगों को इसके बारे में समझ में आए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको आगे सेंड करते रहिए, ठीक है। देखिए ये समझ में अवश्य आएगा। तो इसमें क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। वो क्वेश्चन फिनाइल कीटोन्यूरिया
में क्या होता है। आपको सिर्फ यही इतना आंसर देना है, फिनाइल ब्यूटेनूरिया में क्या होता है। ठीक है, इसी का आंसर देना है।